तो चलो भाई, सभी लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सुनील, अभिमन्यु, अमित, सुबोध, रोशन, वर्षा। तो चलो भाई, सभी स्टार्ट करें यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग? रंजन कुमार शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल क्लियर क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है विनो करंट अफेयर की। नेक्स्ट डे से आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि किस किस जोन से हमें विनो पढ़ेंगे तो इट्स बेटर कि हमारे क्वेश्चन ट्रैप होंगे। इसी फील्ड पे आज हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ भी अब क्लियर आ रही होगी। दीपांशु, कंचन, शिवम, प्रदीप। सो करेंट अफेयर में ध्यान देना, हम लोग जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, और मंथ वाइज हम लोग चीज़ों को कैप्चर करते हुए चलेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस एरिया, जो हमारा मेन अटेंशन है, वो आप ये समझ लो कि बिहार के साइड से जितने भी अपडेटेड न्यूज़ हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक ना? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि करेंट अफेयर में दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप मंथली, मतलब मंथ वाइज मत आप देखो, आप उसका पूरा कलेक्शन एक जगह अपने पास कर लो। सिर्फ दो ऐसे बट अपना आप स्विच ऑफ हो जा रहा है। ये हुआ। ये तो ठीक है, चार्ज है ना? कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से साउंड नहीं आ पा रही थी।
दीपांशु, प्रदीप, आई होप कि अब साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। आवाज आ रही है अब सबको? एक बार मेंशन करना चाहेंगे सभी बच्चे जो भी कनेक्टेड है, एम आई क्लियर अबाउट माई साउंड? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि अब मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैंने आप सभी से ये कहा कि हम लोग जो है मंथ वाइज विनो सेगमेंट को कैप्चर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना? लेकिन दो ऐसे टॉपिक है डियर जिनका कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, जिनका कलेक्शन जो है हमारे पास एक जगह होना चाहिए। और वो दो टॉपिक मैं आप सभी से मेंशन करना चाहूँगा। आप लोग सेल्फ स्टडी के तौर पे भी ये दोनों टॉपिक ही वी नो दैट कि आप लोग कैप्चर करिएगा, पढ़िएगा स्पेशली। इसमें एक टॉपिक डियर हमारा है एक टॉपिक हमारा रहेगा जिनका कलेक्शन बिल्कुल हम लोग एक जगह ही मेंशन करेंगे, हेल्थ, स्वास्थ्य से लेकर के। और हेल्थ वाले में जितनी भी डायनेमिक डिजीज है या हेल्थ को लेकर के विनो कितने सारे प्रोसीजर तैयार किए जा रहे हैं, इनका सारा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए हेल्थ वाले टॉपिक से। और कन्फर्म है कि डियर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल बर्निंग मैटर है, एक ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, एक बर्निंग इशूज हो चुका है हमारा हेल्थ सेक्टर। पिछले 3 या 4 साल से वी नो दैट कि पूरा वर्ल्ड बीमार पड़ा है, और जितनी डायनेमिक डिजीज हैं, नए नए वी नो बीमारी आ रही है, उन सभी से आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसका कलेक्शन स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के जितने भी मतलब डेटा है ना नए नए वाले, उनका कलेक्शन हम लोग एक जगह करेंगे। और आप लोग भी जब पढ़ें तो इस टॉपिक को एक जगह ही कैप्चर करिए, अलग अलग मंथ वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है डियर। सेकेंड चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक और टॉपिक जो हम लोग एक जगह ही कलेक्शन करेंगे, जो ऑलरेडी डियर यहाँ पे मेंशन है, इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण एवं जैव विविधता। बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। सबको सीन हो रहा है ना? वन बाय वन करके हम लोग कैप्चर करेंगे, ध्यान देना। अब यहां पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे डियर, एक ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बंबू कैश बैरियर, जिनका बैकग्राउंड है वो नोट भी करते हुए चलेंगे साथ में। सबको क्लीन सीन हो रहा है ना? सुनील, सुबोध, वर्षा और भी जो हमारे बच्चे कनेक्टेड हैं, क्लियरली सीन हो रहा होगा डियर। और बंबू कैश बैरियर, जिसको हम बांस का कैश बैरियर बोलते हैं। और आप देखो डियर, ये भी हमारे इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी से ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मार्च 2023 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले के बीच, मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको भी क्लियरली सीन हो। दो 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया। देश में पहली लगाए गए बांस के इस क्रैश बैरियर को हम बहुबल्ली नाम दिए हैं। अब ये डियर क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस नाम से जाना गया, जो हमने बांस का बैरियर लगाया है, उस बांस के बैरियर को हम किस नाम से जानते हैं। तो डियर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने क्या मेंशन किया, बहुबल्ली ये नाम दिया गया।
again we say that in March 2023 a 200-meter tall bamboo crash barrier was installed on a highway between Chandrapur and यातमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये भी आपको जानना है डियर कि पहला विनो ये जो बम्बू कैश बैरियर है ये कौन से हाईवे और किसके किसके बीच विनो मेंशन किया गया है, इस पे थोड़ा सा आपका अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, अब देखो इसका सबसे बड़ा रोल क्या है। एक तो 2 पॉइंट आपने बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया होगा, बहुबल्ली वाला कंसेप्ट, और सेकंड जो मैंने बताया कैश बैरियर। ये राजमार्ग के किनारे लगाए जाते हैं और किसी भी तेज रफ्तार के वाहन के अनियंत्रित होकर के इनसे टकराने पर ये वाहन को सड़क से नीचे की ओर नहीं जाने देंगे। ध्यान देना, ये जो वाहन है ये नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे कहीं ना कहीं। अब ये मेंशन है कि ये जो हमने बंबू यूज किया है वो किस प्रजाति से बिलोंग करता है। यानी यदि मैं आपको ये मेंशन करना चाहूंगा तो मैं मेंशन कर सकता हूं डियर कि इसको बंबूसा प्रजाति के बांस को, ये स्पीसीज का नाम है जो हमें जिससे बंबू मिला है। इट इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग बंबूसा स्पीसीज ऑफ बंबू। तो बंबू की एक स्पेशल प्रजाति है बंबूसा, याद रखिएगा, उस प्रजाति का नाम भी याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन डियर करंट के सेशन में भी पूछेगा प्रदीप, ऐसा नहीं है कुणाल, ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि बंबू कैश बैरियर में जो हमने बंबू का यूज किया है वो किस स्पीसीज से, किस प्रजाति से बिलोंग करता है। तो वी नो, आपको ये पता होना चाहिए दैट्स बिलोंग टू बंबूसा स्पीसीज, और ये बंबूसा प्रजाति से डियर बिलोंग करता है। अब इसके साथ हम करते क्या है डियर, तो इसके साथ हम क्रेओसोट ऑयल, ये जो क्रियोसेट ऑयल है, और साथ में हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का हम लोग वी नो दैट की यूज कर रहे हैं। यानी ये जो बंबूसा नाम की प्रजाति है जिससे हमें वो बंबू प्राप्त हुआ, वो जो बांस मिला है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, तो इस बंबूसा प्रजाति के बांस को क्रेओसेट तेल और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के साथ मिलाकर बनाया गया है। अब इसके साथ हमने किसका यूज किया है वो भी क्वेश्चन का एंगल आपसे ले सकता है कि विनो बहुबल्ली में जो बंबू का यूज किया गया है उसके साथ और किसका कॉम्बिनेशन है और किसका मिक्सचर किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए डियर। क्रियोसोट ऑयल और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का हमने प्रयोग किया है, ध्यान देना। और इसका सिर्फ मेन मोटो यही है कि किसी भी एक्सीडेंट को कैसे वी नो दैट क्या किया जाए डियर, रोका जाए। जिस तरीके से हाईवे पे वी नो बड़े स्पीड से व्हीकल्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, उस केस में बिल्कुल डियर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दूंगा। अभी यहाँ पे फोकस करेंगे। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो 3 से 4 एंगल से क्वेश्चन यहाँ से डियर कोरिलेट हो रहे हैं। पहला पॉइंट, जो बनाया गया है बैरियर उसको क्या नाम दिया गया है, एक तो ये क्वेश्चन ले लिया डियर। बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो माइंड मेकअप होगा। बहुबल्ली के नाम से हमने जाना उसको, यू नो बहुबल्ली हमने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि भाई किस पर्पज में ऐसा किया जा रहा है, तो जो भी तेजी से वाहन आ रहे हैं वो वाहन टकरा करके विनो सड़क से विनो नीचे ना जाए, ना गिरे, उसको रोक दिया जाए वहीं पे, उस पर्पज में हम इसका यूज कर रहे हैं। और साथ में जो हमने बंबू बांस का यूज किया है वो किस स्पीसीज से, किस प्रजाति से बिलोंग करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए डियर। बंबूसा नाम की वो स्पीसीज है बंबू की, और उसके साथ जो हम चीफ कंपोजिशन लगा रहे हैं डियर, ये क्रियोसोट ऑयल और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन और क्रियोसिट ऑयल का मिक्सचर के साथ विनो मिला करके, और वो बहुबल्ली बनाया जा रहा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। आते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पे, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। और मैं अगेन रिपीट किया भाई कि सारे जो कलेक्शन है हमारे इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इन सभी का कलेक्शन हम लोग जगह डियर एक जगह विनो नोट करेंगे, एक जगह ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। यहां पे एक और पॉइंट यहां पे अपने देखना चाहेंगे आप लोग, सेव द डेजर्ट की बात हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं डियर हमारे
ये भी कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के ही सेंस में मेंशन किया गया है। सेव द डेजर्ट। हाल ही के दिनों में भारतीय रेगिस्तान के कुछ स्थानीय लोग, मतलब जो लोकल पीपल थे, या विनो यहां मेंशन है कुछ स्थानीय लोग, घुमंतु पशु चारकों, पर्यावरणविद जो इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे विनो जानकार हैं और जो पत्रकार हैं, उन्होंने मिल करके एक सेव द डेजर्ट नाम की मुहिम शुरू किया है। इन रिसेंट टाइम सम लोकल पीपल ऑफ द इंडियन डेजर्ट, nomadic pastoralists, environmentalists and journalists together have started a campaign called Save the Desert. इनका नाम दिया इन्होंने सेव द डेजर्ट नाम मेंशन किया है। द पर्पज ऑफ विच इज टू प्रिजर्व द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डेजर्ट। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि हम कैसे रेगिस्तान का जो मूलभूत जो संरचना है उसको हम लोग संरक्षित कर सकें, कंजर्व कर सकें। इनका मेन मोटो ये है डियर। वर्तमान में आप लोग देख रहे हो, पर्यटन को ले लो या लाइवलीहुड हो गया, आजीविका हो गया, उसको और भी विनो उसके सौंदर्य को बढ़ाना है, उस एरिया को, ये हो गया, या जितनी भी हमारे जीवन में सुख सुविधा के लाभ भी हम लोग विनो यदि प्राप्त करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डियर, उससे हमारा नेचर भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इन केस में कहना चाहूं तो जिससे वहां की जैव विविधता का खतरा होता है, जिससे वहां पे बायोडायवर्सिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल देखो बहुत लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। भाई वन की कटाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डियर, जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? मोहम्मद जिशन शोएब बताएं डियर, नॉट ऑडिबल सर आप बता रहे हो। आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी यहाँ पे। ये भी मेंशन है। एक पॉइंट डियर हम लोग नेक्स्ट मेंशन करते हैं, नोट कर लिए सबने? कुछ और भी आगे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी इस पे, इससे रिलेटेड। पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग, ध्यान देना। पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग राजस्थान के जैसलमेर में आजीविका के नाम पर, ये जगह का नाम भी थोड़ा सा मेंशन करिएगा, आजीविका के नाम पर पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियां चल रही हैं, जो सुरक्षा पर्यावरण के लिए क्या है डियर, खतरा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां चलती रहती हैं, युद्ध का अभ्यास वगैरह भी लोग करते रहते हैं। इस बीच जो जेट फाइटर हैं या जो ग्लाइडर्स हैं वो आपस में टकरा भी सकते हैं। ग्लाइडर्स द्वारा हम सीमा क्षेत्र का आसानी से निरीक्षण भी हम लोग कर सकते हैं, जो भारत के सुरक्षा के लिए बिल्कुल खतरे वाली बात है। तो एक शोध के अनुसार यहाँ रात में चलने वाली जो जीप सफारी होती हैं, या बहुत लोग कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे भी तंबू वगैरह लगा लेते हैं उस एरिया में और रहते हैं, कहीं ना कहीं कैंपिंग भी करते हैं लोग। और ये कैंपिंग या हम वहाँ पे लाउड साउंड में डीजे वगैरह भी बजाते हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो स्थानीय जीव है इससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी जो वहाँ के लोकल एनिमल्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हमारे जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर सकता है। ध्यान देना, ये भी हमारे जैव विविधता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। तो पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग से भी हमारे जैव विविधता में कमी को देखा जा रहा है यहाँ पे। और पैराग्लाइडिंग नाम बिल्कुल याद रखिएगा, जैसलमेर राजस्थान वो जगह का नाम है। मेन आप डियर नोट करते हुए चले, ठीक है? वैसे मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को।
जो थोड़ा सा लगेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान देना, ये कन्फर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट से रिलेटेड कंसेप्ट ये आपसे फ्रेम कर सकता है डियर। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, तो इसको बिल्कुल एमआई कर लेना, इस पॉइंट को बिल्कुल डियर आप लोग एमआई कर लेना, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूंगा सीडीआर। सीडीआर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में सीडीआर बोलना चाहूंगा इसको। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है क्या? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है, इसका सेंस आप क्या समझते हो? यानी दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। हवा से, वायु से CO2 को निकालने की जो सिस्टम है, जो मेथड है, जो प्रणाली है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? सीडीआर बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल बोलते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि वायु से, एयर से CO2 का रिमूवल, CO2 को निकालना, ये जो मेथड है ये हमारा डियर सीडीआर कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कहलाता है। और सबसे बड़ा इसका जो मेन कंडीशन है डियर, क्योंकि यदि हम सीडीआर टेक्निक अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं डियर हम एक तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, जो मेन फैक्टर है, जो मेन चीफ कंपोनेंट है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में CO2, उसको हम मिनिमाइज करेंगे। और साथ में डियर जो क्लाइमेट में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसमें भी डियर हम कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे सीडीआर के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के माध्यम से। एक बार देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने की पद्धति को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कहते हैं। इसको हमने सीडीआर नाम दिया है। यह पद्धति जलवायु परिवर्तन पर, यानी जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उस पे कैसे अंकुश लगाया जाए और ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कटौती कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर रही है डियर? कटौती कर रही है। यानी दिस मेथड इज कटिंग CO2 एमिशन। दिस मेथड इज कटिंग CO2 एमिशन टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, और कैसे ग्लोबल वार्मिंग की से अपने आप को रक्षा किया जाए। कहीं ना कहीं इस पद्धति का, इस मेथड का सबसे बड़ा यूज है। इट कैन बी लैंड बेस्ड और ओशियन बेस्ड। ये डियर आपके स्थल पर आधारित हो सकता है, ये आपके महासागरीय आधारित हो सकता है। अब देखो डियर कुछ टेक्निक इसके माध्यम से हम CO2 को एयर के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। लाइक कैसे डियर? तो फॉरेस्टेशन, हम डियर वनीकरण कर सकते हैं। वनीकरण समझ रहे हैं आप लोग? वनीकरण मतलब हम लोग मैक्सिमम प्लांटेशन करके, प्लांट लगा करके हम CO2 के एमिशन को क्या कर सकते हैं डियर? कटिंग कर सकते हैं, ताकि जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है या ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। एक तो डियर हमारा ये पॉइंट रहेगा वनीकरण। प्रत्यक्ष वायु अवशोषण, डायरेक्ट एयर एब्जॉर्प्शन। कई तरह के आजकल आर्टिफिशियल मशीन भी बनाए जा रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा डियर ध्यान देना, हम CO2 का क्या कर सकते हैं? अवशोषण कर सकते हैं। मतलब कृत्रिम मशीन के द्वारा भी हम CO2 का अवशोषण कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्लाइमेट में चेंजेस कम देखने को मिले और ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को क्या करें? हम प्रिवेंट करें। जितना हम उसको मिनिमाइज करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो यानी हम एफॉरेस्टेशन करके, या हम प्रत्यक्ष वायु अवशोषण के द्वारा, जिसमें हमने बताया ना आपसे कि हम आर्टिफिशियल मशीन का यूज करेंगे और उसके द्वारा हम CO2 का अवशोषण करेंगे। मृदा कार्बन पृथक्करण, दैट सॉयल कार्बन सेपरेशन भी बोल सकते हैं, या सिक्वेस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। कार्बन फ्रॉम बायोफ्यूल्स, जो भी जैव ईंधन है उनसे कार्बन का पृथक्करण। ये सब मेन पॉइंट है जिसके माध्यम से हम CO2 को क्या कर सकते हैं डियर? उनके एमिशन को कट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आजकल देखो कर्नाटका में एक
बायोलॉजिकल लीफ तैयार किया गया है, एक जैविक पत्ती तैयार किया गया है, और उस बायोलॉजिकल लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की दैट मैक्सिमम कैपेसिटी है। और वो जो आर्टिफिशियल लीफ है वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, ऑक्सीजन भी एमिट कर रही है, और वी नो दैट कि वो मैक्सिमम अमाउंट में CO2 को ट्रैप भी कर रही है, और एक तरह का वो बायोलॉजिकल लीफ है। यानी वो जो जैविक पत्ती है वो भी इस पॉइंट में हम मेंशन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको हमने CDR नाम दिया। क्या नाम दिया डियर? तो CDR नाम दिया। क्लियर पॉइंट? ये भी आपके इन्वायरमेंटल बेस्ड पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डियर, और नेक्स्ट हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है आप देख पा रहे होंगे ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण ओजोन परत संरक्षण फेब 2023 में यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी का फुल नेम यहीं पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम according to data released by UNEP, United Nations Environment Program in Feb 2023, if current policies continued, यदि मान लो जो वर्तमान की जो नीतियां हैं, यदि ये नीतियां जारी रहती है, ये पॉइंट कैच करिएगा डियर, क्योंकि ओजोन लेयर से रिलेटेड कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन का एंगल आपसे लेंगे, चाहे वो करंट मैटर से ले या जैसे भी ले, मेंशन करेगा डियर। कहने का मतलब है कि यूएनईपी ने जो डाटा रिलीज किया फेब 2023 में, उसने मेंशन किया कि यदि करंट की पॉलिसीज कंटिन्यू रहती है, जो भी पॉलिसी जो भी नीतियां बनाई गई हैं, और यदि ये नीतियां सभी उसी तरीके से कंटिन्यूड रहती है, तो डियर यहां पे मेंशन है कि द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स 1980 स्टेटस। यानी तो इस कंडीशन में ओजोन लेयर जैसे 1980 स्थिति 1980 के समय बिल्कुल बेहतर कंडीशन में था, अच्छी स्थिति में था, वो कंडीशन में आ सकता है। यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में ये मेंशन किया, यदि जितनी भी नीतियां बनाई गई है ओजोन लेयर के परत को और डिप्लेशन को रोकने के लिए, उसके छेद को कम करने के लिए, यदि ये नीतियां कंटिन्यू रहती है, तो ओजोन लेयर 1980 जैसा स्टेटस था उसका, अपना स्थिति थी, वैसा स्थिति में वो दोबारा आ सकता है। बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका बाई 2066, मतलब 2066 में बिल्कुल 1980 जैसा स्टेटस देखने को मिलेगा। किसका? ओजोन लेयर का। कहां पे भाई? कहां पे? तो अंटार्कटिका में। आर्कटिक में देख लो 2045 तक वो कंडीशन हो जाएगी, जैसे 1980 में ओजोन की लेयर थी, वैसे कंडीशन 2045 में आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय 2040, यानी 2040 तक पूरे विश्व में वो स्थिति आ जाएगी जब स्थिति पहले थी 1980 के दशक में थी। उस वक्त हमारे ओजोन लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसा कंडीशन आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या बताया यूएनईपी ने
कि जो भी हम लोग पॉलिसीज अपनाए हैं उस ओजोन लेयर को डिप्लेशन को रोकने के लिए वो पॉलिसी हमें कंटिन्यू रखनी होगी, तब जाके कहीं ना कहीं 2066 तक ये स्थिति आएगी कि जो मेन रीजन है जहां पे आपके डिप्लेशन ज्यादा देखने को मिलता है वहां पे 1980 वाली कंडीशन बन जाएगी। आर्कटिक रीजन में 2045 में ध्यान दीजिएगा, और 2040 में पूरे वर्ल्ड में वो स्थिति बन जाएगी 1980 वाली। एक पॉइंट और मेंशन करिएगा यहां पे, बी वेयर दैट इन 1930s 1930 के दशक में वो साइंटिस्ट का नाम है थॉमस मीजले, इनको बोलते हैं नाम मीजले, इनका पूरा नाम है थॉमस मीजले। थॉमस मीजले डियर, इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। थॉमस मीजले ने ही डिस्कवर्ड किया था मीजले, ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं मीजले, ये भी नाम मेंशन होता है। हम डी को साइलेंट पढ़ते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम मीजले बोलते हैं इसको, डी यहाँ पे एक्सेंट में नहीं लिया जाता है। तो थॉमस मीजले डिस्कवर्ड किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द ओजोन लेयर। आप सभी को पता है ये मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, सीएफसी। यही मेन रीजन है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में, और इसकी खोज बिल्कुल याद रखिएगा थॉमस मीजले ने किया था। विच कम्स आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, आपको पता होगा इसको बैन कर दिया गया था, एक समय था रेफ्रिजरेशन को भी नो बैन कर दिया गया था। और साथ में डियर एसी वगैरह या फास्ट फूड जो पैकेजिंग है, प्रोपिलेंट जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, रॉकेट वगैरह में जो एज हम लोग यूज करते हैं, ये सब मेन सोर्स थे किसके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। तो ये कंडीशन डियर अनुमानित किया गया है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कंडीशन बताया गया है। यदि हम ये सेम पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं तो इस कंडीशन में इतने साल पे पूरी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी ओजोन लेयर का, जिससे हम तमाम जो कैंसर वाली बीमारियां हैं, कार्सिनोजेनिक जो बीमारियां हो रही है, सन की यूवी रे जो हमें अफेक्ट कर रही है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। आते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सब आपके विनो इन्वायरमेंटल बेस्ड कंडीशन है। फेव 2022, देखो इसमें जलवायु परिवर्तन जोखिम, क्लाइमेट चेंज रिस्क की मैंने बात यहां पे मेंशन किया है। क्लाइमेट चेंज रिस्क, जलवायु परिवर्तन जोखिम का फरवरी 2022 में क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी, यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करना चाहूंगा तो मैं यही लिखना चाहूंगा, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, इसको हम लोग विनो XDI के नाम से भी जानते हैं, XDI भी मेंशन करते हैं। तो फेव 2022 में क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी विश्व के 26 राज्यों में, विश्व के 50 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को, जो मैनमेड इन्वायरमेंट है, जो मैनमेड इन्वायरमेंट है, उसको डियर सर्वाधिक जोखिम देखने को मिलेगा। जिसमें मेन याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित भारत के 9 राज्य शामिल है। इसमें देख लो आप, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आपका असम हो गया, याद रखिएगा वो 9 स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल, ये मेन शामिल है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बाद जो मैनमेड इन्वायरमेंट है, लाइक जैसे आप घर बनाते हो, जैसे आप हॉस्पिटल बनाते हो,
ये आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, ये सब प्रभावित होंगे। समझ गए ना? तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल, ये मेन है। यह रिपोर्ट वर्ष 2050 को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें मानव गतिविधियां यानी मानव निर्मित जो पर्यावरण है, और मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में आपको पता ही होगा, जो भी हम लोग बनाते हैं अपने सुख सुविधा के लिए बनाते हैं ना भाई, घर बनाते हैं अपना, सड़क बनाते हैं, यू नो दैट, वाहन बनाते हैं, कुछ भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी है वो खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, प्रभावित हो सकती है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण। ये ऐसा मेंशन किया गया है, और कुछ स्टेट को भी नो ज़्यादा शामिल किया गया है जो प्रायोरिटी लेवल पे हैं। स्पेशल कितने हैं? 9 स्टेट हैं, 9 है, याद रखिएगा। यही वो पॉइंट मेंशन है, आप देख सकते हो। ये मैनमेड वाले में है। According to a report by the Cross Dependency Initiative XDI, released in Feb 2023, physical climate risk assessment for the man-made environment in more than 26,000 states and territories around the world by 2050, मतलब प्रभावित होगी। ये XDI का रिपोर्ट है। अब ये क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं कि भाई XDI क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय XDI, आप XDI से क्या समझते हो? So we know that XDI is a part of a group of companies committed to addressing the damage caused by climate change। यानी कहीं ना कहीं डियर वो क्लाइमेट चेंज की का एनालिसिस करता है। जो XDI है, जिसको हमने क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव कहा, वो डियर क्लाइमेट चेंजेस को एड्रेसिंग करता है, उसको संचालित करता है। एक कंपनी का एक विशेष विनो समूह है जो क्लाइमेट में, जलवायु परिवर्तन में होने वाले जो कारण है उसको जानने की कोशिश करता है। और इसमें डियर वही मेंशन है, 9 इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब फिगर एमंग द वर्ल्ड टॉप 50 रीजन मोस्ट एट रिस्क ऑफ डैमेज टू ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। मतलब ये ज्यादा प्रभावित होने वाले स्टेट हैं ड्यू टू द कॉज्ड बाई क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये कुछ हमारा जैसे मैनमेड इन्वायरमेंट आप देख सकते हो, लाइक हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए बनाते हैं डियर। एजली की बात करें तो मैन हैज मेड मेनी चेंजेस इन हिज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। द मैन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। आपके हाउस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन, टेम्पल है ना, मॉस्क, मस्जिद, वी नो चर्च, वी नो गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, ये सब डियर मैनमेड इन्वायरमेंट के पार्ट है जो क्लाइमेट चेंज के वजह से प्रभावित हो सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से प्रभावित हो सकते हैं। एम आई क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप सभी बच्चे? सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई?
एक पॉइंट स्पेशल नोट करिएगा, इसको सही बच्चे मेंशन करेंगे। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, इसको हिंदी में हम लोग ग्लाइफोसेट के नाम से ही जानेंगे। ग्लाइफोसेट, इसको हाल फिलहाल में इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। ग्लाइफोसेट क्या है ये, कुछ बताना चाहेंगे आप में से कोई? ग्लाइफोसेट को हाल फिलहाल इंडिया में बैन कर दिया गया है। और ये ग्लाइफोसेट है क्या? तो डियर, एक जर्मन कंपनी है, एक जर्मन कंपनी है, एक जर्मन फार्मा कंपनी है, जिसका नाम है बायर, या हम बायर पढ़ सकते हैं। अभी यही जो है ये ग्लाइफोसेट को बना रही है। और ग्लाइफोसेट एक तरह का, आप ये समझ लो कि डियर ये एक तरह का वीडीसाइड्स है। ये एक तरह का वीडीसाइड्स है, जिसको हम ये मेंशन कर सकते हैं खरपतवार। तो जो ग्लाइफोसेट है वो एक तरह का वीडीसाइड्स है, खरपतवार है। और इसका हम लोग डियर यूज जितने भी प्लांट के साथ अनवांटेड जो प्लांट लगे होते हैं उसको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ग्लाइफोसेट का यूज करते हैं। ये जर्मन की फार्मा कंपनी बायर जो है ये बनाती है। और हाल फिलहाल में, बिल्कुल सुनील सही के, और हाल फिलहाल में अमेरिका में ये देखा गया इसके साइड इफेक्ट कि ये जो है ये कार्सिनोजेनिक नेचर की है। ये जो ग्लाइफोसेट है डियर, ये कार्सिनोजेनिक नेचर की है। इट क्रिएट कैंसर। कार्सिनोजेनिक को हिंदी में भी हम कार्सिनोजेनिक ही बोलेंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसर जैसे बीमारी उत्पन्न कर रही है, आपका जो ग्लाइफोसेट है। इसका जो मैं साइंटिफिक नेम बताना चाहूं, आईयूपीएसी नेम बताना चाहूं, तो पूरा नाम है डियर एन फॉस्फिनोमेथिल। इसका आईयूपीएसी नेम भी लिख लेना, एन फॉस्फिनोमेथिल ग्लाइसिन। फॉस्फिनोमेथिल ग्लाइसिन इसे कहा गया है। एन फॉस्फिनोमेथिल ग्लाइसिन नाम पड़ा है ग्लाइफोसेट का। एन फॉस्फिनोमेथिल ग्लाइसिन नाम पड़ा है। और ये एक तरह का बिल्कुल मतलब हार्मफुल वीडीसाइड्स है, बहुत खतरनाक है। जबकि देखा जाए कि भारत में इसका बहुत ही गुड मार्केट है। भारत में इसका जो व्यापार है वो बहुत, मतलब इसका बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। लाइक हम लोग इसका यूज जो है ना डियर, आपके टी सेक्टर में यूज करते हैं ज्यादा। इसका जो यूज था वो चाय सेक्टर में, चाय उद्यान में, टी सेक्टर में इसका यूज था। वेस्ट बंगाल और कहां भाई, तो असम में ज्यादा इसका यूज था। लेकिन बाद में भारत को पता चला कि भाई हमारे जो फार्मर हैं, इन केस इस ग्लाइफोसेट का प्रयोग जो है लगभग 20 प्रकार के फसलों को बचाने के सेंस में कर रहे हैं ग्लाइफोसेट का। वेस्ट बंगाल और आपके डियर असम में
इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसको बैन इसलिए कर दिया गया, एक तो डियर ये कैंसर क्रिएट कर रहा है, WHO ने ये मेंशन किया कि ग्लाइफोसेट कैंसर क्रिएट कर रहा है, इसको बैन किया जाए। और दूसरी बात ये है डियर कि ये जो मेन प्लांट है उस प्लांट के प्रोटीन को भी ये यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ में है ना उसके ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रहा है, ग्रोथ को रोक दे रहा है ये ग्लाइफोसेट। नोट कर लिया सबने ग्लाइफोसेट वाला पॉइंट। एक पॉइंट और ऐड करें आप लोग, ये दो नदी मैंने यहां पे मेंशन किया है, हिंडन और विनो कृष्णा रिवर, हिंडन और कृष्णा रिवर। जनवरी 2023 में एनजीटी द्वारा जनवरी 2023 में एनजीटी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका पूरा नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की हिंडन और उसकी सहायक कृष्णा नदी उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, जिसके किनारे बसे लोग वर्तमान में कैंसर, त्वचा, हृदय, किडनी, हेपेटाइटिस वो लीवर जैसी अनेक बीमारियों से विनो पीड़ित हो रहे हैं। जबकि ऐसा गेस किया गया था कि भाई 30 साल पहले ये जो नदियां थी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या थी, स्वच्छ थी, एकदम बिल्कुल क्लीन थी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय एनजीटी इन जनवरी 2023, एनजीटी का फुल नेम याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, द हिंडन रिवर इन उत्तर प्रदेश एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर is one of the most polluted river in North India, and the people living on its banks are currently suffering from many diseases like cancer, skin, heart, kidney, hepatitis. While 30 years ago these rivers were completely clean. ये दो नदियों को बिल्कुल हिट लिस्ट में शामिल कर लेना। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है ये दोनों, हिंडन और उसकी सहायक विनो नदी है कौन, कृष्णा। सुनील नोट कर लिया आप लोग, शुभेद भाई और भी बच्चे नोट करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि दो ऐसे टॉपिक हैं, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, इन दोनों टॉपिक का जो कलेक्शन है वो आपके पास होना चाहिए, बस आप ये समझ लो, और A to Z कलेक्शन होना चाहिए। जितने भी इन्वायरमेंटल वाले पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी वाले कंटेंट है, वो आपके एक पास होना चाहिए। वैसे ही हेल्थ में भी हम लोगों को करना है। एक ये भी रिवर देख लें आप लोग, सुकापाइका नदी नाम है इसका, सुकापाइका रिवर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के हालिया निर्देश के बाद ओडिशा सरकार द्वारा सुकापाइका नदी
जो कि 70 साल पहले सूख गई थी, के पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया है। तुकापाइका नदी ओडिशा की प्रमुख नदी महानदी की कई नदियों शाखाओं में से जो है ये एक है। और सोचो कि 70 साल पहले ये सूख गई थी और इसका फिर से जो है इस योजना पे काम किया जाए, शुरू कर दिया गया है ताकि इसको फिर से जो है कंडीशन में लाया जाए। फॉलोइंग अ रिसेंट डायरेक्टिव फ्रॉम द नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एनजीटी, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्क ऑन अ रिवाइवल प्लान फॉर द तुकापिका रिवर विच हैड ड्राइड अप 17 ईयर्स एगो। तो 70 साल पहले भी नो सूख चुकी थी, जो 70 साल पहले सूख चुकी थी, इस पे भी नो काम जारी है। एक और रिवर का नाम याद रखिएगा, तीन हो रहा होगा आपको, धमिरा बैरानी रिवर। धमिरा बैरानी रिवर, धमिरा बैरानी रिवर। धामिरा बैरानी रिवर नाम है इसका। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली का जिला प्रशासन अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट, ATREE पूरा नाम इसका, गैर लाभकारी संगठन धमिरा बरानी नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए कामी रासेस नामक एक हाइपर लोकल विधि का उपयोग कर रहा है। यूजिंग अ हाइपर लोकल मेथड कॉल्ड टॉमी रासेस टू रिस्टोर द धामिरा बरानी रिवर, ताकि उनके पानी को दोबारा क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए, दोबारा रीस्टोर किया जाए। मेंशन कर लेना ये वाला पॉइंट। हाइपर लोकल मेथड, और वो हाइपर लोकल मेथड को क्या नाम दिया गया डियर? धामिरा सेस टू रिस्टोर द धामिरा बरानी रिवर। ये वाला भी पॉइंट मेंशन कर लेना। खतरे में विश्व धरोहर हिमनद यूनेस्को, खतरे में विश्व धरोहर हिमनद यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर इन डेंजर यूनेस्को, इज डेंजर इन
यूनेस्को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों के बावजूद भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एक तिहाई ग्लेशियर हिमनद खतरे में है। रिसेंटली स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिसको हमने कहा, हैज फाउंड that despite efforts to limit temperature rise, 1/3 of the glacier included in the UNESCO World Heritage List are in danger, और वो डियर बिल्कुल डेंजर कंडीशन में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 50 ग्लेशियरों को शामिल किया गया है, जो पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र, सबसे लंबा अलास्का में, तथा अफ्रीका के शेष ग्लेशियर शामिल है। The UNESCO World Heritage Site includes 50 glaciers representing approximately 10% of the Earth's total glacier area. These include the highest region of Mount Everest, the longest in Alaska, and the remains glacier in Africa. मेंशन कर लेंगे। नोट कर लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के विचार की अवधारणा की। पीएम मोदी लॉन्चेज द मिशन लाइफ कैंपेन एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। नीति आयोग कंसेप्चुलाइज द आइडियाज ऑफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में कोप 26 में पेश किया गया था। यह एक भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है, जो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को आगे बढ़ाएगा। Mission Life was introduced by Prime Minister Modi in November 2021 at COP26 in Glasgow. It is an India-led global mass movement that will take forward individual and collective action towards the protection of environment. कि कैसे हम संयुक्त होकर के environment का प्रोटेक्शन करें। इस मिशन का उद्देश्य 2022 और 2027 के बीच की अवधि के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने वाली कार्रवाई करने के लिए कम से कम 1 बिलियन भारतीयों और विदेशियों को जुटाना है। इसका लक्ष्य 2028 तक भारत के सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों के कम से कम 80% को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना है। The mission aims to mobilize at least 1 billion Indians and foreigners to take action to preserve the
इन्वायरमेंट की कैसे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए फॉर द पीरियड बिटवीन 2022 टू 2027. It aims to make at least 80% of all villages and urban local bodies in India green by 2028. यानी 2028 तक भारत के सभी गांव और शहरी स्थानीय निकायों के कम से कम 80% को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना है। ये मेन मिशन लाइफ का उद्देश्य है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो भाई, सभी नोट कर लिए? तो आज के लिए इतना ही पॉइंट रहेगा, आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सुनील, और भी बच्चे जो कनेक्टेड है, सचिन, मोहम्मद, जिशान, तो ये बताएं डियर। देखो ये वो टॉपिक है जिसका कलेक्शन आपके पास A to Z होना चाहिए, ये ध्यान देना। बाकी आप मंथ वाइज हम लोग करके पार्टीशन करके पढ़ेंगे, लेकिन हेल्थ वाला और साथ में जो हमारे इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी वाले करेंट वाले इश्यूज हैं, उनका कलेक्शन हम लोग एक जगह रखेंगे। वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोसीजर तैयार किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, उन सभी का आज के लिए इतना ही रहेगा डियर। ओके, क्लियर हुआ सभी को? एक बार मेंशन भी करें भाई, क्योंकि सब बच्चे ऑनलाइन मोड में ही हैं, और ऑनलाइन में यू नो दैट कि आपका जो कमेंट है वही मेन कनेक्शन का काम करता है, और ये वो चीज़ है जिसको आप बार बार रिकैप करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो माइंड में डियर अपडेट होता जाएगा कहीं ना कहीं, और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, दोबारा आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉइंट चला भी जाता है कि हाँ भाई हमने क्या पढ़ा था। तो एम आई क्लियर? के लिए इतना ही रहने देते हैं।